नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग के वीडियो लेक्चर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं ऑडिटिंग विषय के यूनिट 5 में प्रबंध अंकेक्षण के बारे में बता रही हूँ आप लोग को। पिछले लेक्चर में हम प्रबंध अंकेक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके उद्देश्यों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि प्रबंध अंकेक्षण का फाइनेंशियल ऑडिट या वित्तीय अंकेक्षण से क्या अंतर है और कॉस्ट ऑडिट से क्या अंतर है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रबंध अंकेक्षण जो रहता है वो यह सुनिश्चित करने के लिए करवाया जाता है कि प्रबंध सुदृढ़ है कि नहीं। यह व्यवसाय के प्रत्येक स्तर का अनुसंधान होता है। प्रत्येक स्तर पर व्यवसाय के कार्यकलापों की जांच होती है इसमें और मूल्यांकन होता है, ताकि हम अपने संगठन को और प्रबंधन को अधिक कुशल और प्रभावशाली बना सकें और बाहरी जगत के साथ भी इसका एक निश्चित संबंध, प्रभावशाली संबंध स्थापित कर सकें। वित्तीय अंकेक्षण और प्रबंध अंकेक्षण में क्या अंतर है। जैसे हम जब अंकेक्षण पढ़ते हैं तो आरंभ हमारा वित्तीय अंकेक्षण से ही होता है, क्योंकि जो अंकेक्षण की अनिवार्यता आई वो वित्तीय अंकेक्षण से ही आई कि कंपनीज को अंकेक्षण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। कंपनीज के द्वारा जो वार्षिक लेखे तैयार किए जाते हैं, उन वार्षिक लेखों जो में लाभानी खाता और चिट्ठा जो है वो व्यापार की सही स्थिति को प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं, इसकी शुद्धता की जांच, जो संपत्तियां दी गई है उन संपत्तियां जो है वो व्यापार की सही आर्थिक स्थिति बता रही हैं कि नहीं, उसकी जांच की जाती है फाइनेंशियल ऑडिट में। तो मेनली जो कंसेप्चुअल डिफरेंस है, फाइनेंशियल ऑडिट जो रहता है वो वित्तीय लेखों की जांच होती है, जो कि पिछले वर्ष में जो वित्तीय लेखे बनाए गए हैं और उस वर्ष में व्यापार का जो लाभानी दिखा है या आर्थिक स्थिति चिट्ठे से दिख रही है वो वास्तव में सही परिलक्षित हो रही है कि नहीं, जैसा कि दिखाया गया है, इसकी जांच की जाती है। लेकिन प्रबंधकीय अंकेक्षण जो होता है वो प्रबंध की नीतियों और कार्यों का मूल्यांकन है। प्रबंध के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, कार्य निर्धारित किए जाते हैं, नीतियाँ कहाँ तक सफल हुई हैं, इसकी जांच इसमें की जाती है और इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। यूजुअली वित्तीय अंकेक्षक जो है व्यापार की वित्तीय स्थिति पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है और वो ये बताता है उस रिपोर्ट में कि वित्तीय विवरण जो है वो व्यापार की वित्तीय स्थिति या सही कार्यकलाप का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं। जो वित्तीय स्थिति है वो रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाती है कि वित्तीय विवरण कहाँ तक सही है, उसमें कितनी शुद्धता है। लेकिन प्रबंधकीय अंकेक्षण में क्या होता है कि एक निश्चित अवधि में प्रबंध के कार्यों के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए, उनकी उद्देश्यों की प्राप्ति पर कहाँ तक उद्देश्य प्राप्त हुए उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नीति निर्णय जो है वो कहाँ तक कार्यशील हुए, कितने निर्णय जो है उनको लागू किया गया, उसकी कार्यशीलता और नीतियों के संबंध में और उनके संबंध में आवश्यक उपाय के संबंध में अपने सुझाव देता है रिपोर्ट में। वित्तीय अंकेक्षण का प्रबंध से कोई संबंध नहीं होता है। प्रबंधकीय कार्यकलापों से कभी भी कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है और न ही वित्तीय अंकेक्षण का संबंध प्रबंधकीय कुशलता से होता है, लेकिन प्रबंधकीय अंकेक्षण का संबंध प्रबंधकीय कुशलता से होता है और प्रबंधकीय कार्यकलापों को और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है इसमें सुझाव दिए जाते हैं। तो प्रबंधकीय अंकेक्षण जो होता है उसमें वित्त एक विभाग के रूप में आ जाता है, क्योंकि प्रबंध के कार्यकलापों में हम अपने कार्यों को बहुत सारे विभागों में डिवाइड कर लेते हैं। वित्त विभाग उसमें आ जाता है, वित्त विभाग के कार्यकलाप। लेकिन वित्तीय अंकेक्षण में प्रबंधकीय अंकेक्षण का कोई भी पार्ट नहीं आता है, पर हाँ प्रबंधकीय अंकेक्षण में वित्त को कुछ सीमा तक लिया जाता है। जो वित्तीय अंकेक्षण होता है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है, उसमें हम उसका काम सिर्फ वित्तीय लेखों की जांच करने तक सीमित होता है। लेकिन प्रबंधकीय अंकेक्षण का क्षेत्र जो है वो वित्तीय अंकेक्षण की तुलना में काफ़ी व्यापक होता है। वो सिर्फ उसमें वित्तीय बहुत कम पार्ट में होता है। उसमें हम
प्रबंध के प्रत्येक कार्य मतलब उद्देश्य निर्धारण, नीति निर्माण, नियोजन, संगठन, निर्णयन, नियंत्रण, हर तरह से प्रत्येक स्तर पे कार्य का उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध लेवल पे क्या कार्य हो रहे हैं, विभागीयकरण की क्या स्थिति है, अधिकारों के केंद्रीय और विकेंद्रीकरण की क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो इसमें इसका कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। अवधि जो होती है आमतौर पे फाइनेंशियल ऑडिट हम ईयरली करवाते हैं। ये संस्था का एक नियमित कार्यकलाप में आता है फाइनेंशियल ऑडिट की। हर साल हमको ऑडिट करवाना है और ईयरली इसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्तीय अंकेक्षण का कार्य समाप्त हो जाता है। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो उसके लिए कोई ऐसे अवधि निर्धारित नहीं होती कि हमको इसको ईयरली करवाना ही है। ऐसा कोई ये रूटीन वर्क नहीं होता है और न ही हमको इसकी रिपोर्ट ईयरली ऐसी रिपोर्ट देनी है, ऐसा इसके लिए कोई नियम निर्माण नहीं है। आमतौर पे जहाँ वैधानिक अंकेक्षण समाप्त होता है या वित्तीय अंकेक्षण समाप्त होता है वहाँ पर उसके बाद प्रबंधकीय अंकेक्षण करवाया जाता है। और जैसे फाइनेंशियल ऑडिट के लिए सरकारी नियमन और अधिनियम लागू होते हैं, वित्तीय अंकेक्षण के लिए कोई सरकारी नियम और अधिनियम लागू नहीं होते हैं। वित्तीय अंकेक्षण संस्था के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन प्रबंधकीय अंकेक्षण जो है वो किसी भी संस्था के लिए अनिवार्य नहीं है। ये प्रबंध की अपनी व्यवसाय के स्वामी जो रहते हैं उनके अपने ऊपर रहता है, या बहुत बार दूसरे लोग जो बिजनेस में इस व्यवसाय में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी कैपिटल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या सरकार अगर सहायता दे रही है, कुछ अंशदान दे रही है, तो ग्रांट दे रही है, तो ऐसे संबंध में पहले प्रबंध की कुशलता की जांच के लिए कि जो पैसा लगाया जाएगा उसका सदुपयोग होगा कि नहीं, उसकी जांच के लिए प्रबंधकीय अंकेक्षण करवाया जाता है। तो प्रबंधकीय अंकेक्षण जो रहता है उसका संबंध संगठन के उद्देश्य, योजना, नीतियाँ, उत्पादन, वितरण, नियोजन, नियमों का पालन और कर्मचारियों की संतुष्टि और से रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुशलता से अध्ययन करके विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लेकिन जो फाइनेंशियल ऑडिट रहता है उसका संबंध सिर्फ व्यापार की वित्तीय पहलू से ही रहता है, लेकिन प्रबंधकीय अंकेक्षण का संबंध जो रहता है बहुत सारे पहलुओं से इसका संबंध रहता है। वित्तीय अंकेक्षण जो रहता है वो व्यापार का बाहरी संस्थाओं से संबंध या बाहरी वातावरण से संबंध निर्धारण में वित्तीय अंकेक्षण का कोई रोल नहीं होता है। पर प्रबंधकीय अंकेक्षण जो है वो ये ज़रूर चेक करता है कि बाहरी वातावरण के साथ, बाहरी वातावरण में, व्यावसायिक वातावरण में इस संस्था का विभिन्न संस्थाओं के साथ कैसा संबंध है, कैसा रोल है, उस पर भी देखा जाता है। और बाहरी संस्थाओं के साथ कैसा सामंजस्य है संस्था का, इसको भी चेक किया जाता है। लेकिन वित्तीय अंकेक्षण जो रहता है ये पूर्णतः आंतरिक व्यवस्था पर आधारित होता है। वित्तीय अंकेक्षण के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रहते हैं, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रहते हैं, उनके द्वारा ही करवाया जाता है। लेकिन प्रबंधकीय अंकेक्षण के लिए सिर्फ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं होता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी होने चाहिए जिनको प्रबंधकीय प्रक्रिया का ज्ञान हो और उत्पादन गतिविधियों का, संगठन व्यवस्था का और विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति में। तो उसके लिए सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं, उसके अलावा भी दूसरी योग्यता होनी चाहिए प्रबंधकीय अंकेक्षण के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो ईयरली रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कि वो सही है कि नहीं। लेकिन प्रबंधकीय अंकेक्षण में ईयरली रिपोर्ट नहीं होती है, ईयरली अंकेक्षण भी नहीं होता है। इसकी अवधि 1 साल से अधिक हो सकती है और ये व्यावसायिक संस्था की अपनी स्वेच्छा से करवाया जाता है। इसके लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स जो रहती हैं उनकी सहायता ली जाती है, लेकिन वित्तीय अंकेक्षण के लिए ऐसा नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि प्रबंध अंकेक्षण जो है मैनेजमेंट ऑडिट का कॉस्ट ऑडिट के साथ क्या डिफरेंस है, लागत अंकेक्षण और प्रबंध अंकेक्षण जो है उसमें क्या अंतर है।
यूजुअली लागत अंकेक्षण इसलिए करवाया जाता है कि सामग्री का और धन का दुरुपयोग न हो, संस्था में मितव्ययिता इकोनॉमी रहे, मितव्ययिता बरती जा सके, और मितव्ययिता में वृद्धि करने के लिए इस तरह के किया जाता है ताकि हम लागत पर नियंत्रण कर सकें और सामग्री का दुरुपयोग रोक सकें। लेकिन प्रबंधकीय अंकेक्षण जो है वो नीति और उद्देश्यों के मूल्यांकन से संबंधित है या प्रबंधकीय कार्यकलापों से संबंधित होता है। तो लागत अंकेक्षण जो है वो व्यवसाय की आंतरिक कुशलता के मापन के लिए किया जाता है। स्पेशली इसमें हम लागत लेखों का सत्यापन करते हैं। जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाए गए हैं वो अकाउंट्स में जो लागत दिखाई गई है या जो लाभ दिखाया गया है उसका वेरिफिकेशन कॉस्ट ऑडिट से होता है। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो व्यवसाय की आंतरिक कुशलता तथा उसका बाहरी जगत से कैसा संबंध है, उस दोनों के बीच में बाहरी जगत का और व्यवसाय की आंतरिक कुशलता, उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, इसकी जांच भी प्रबंध अंकेक्षण में की जाती है। कॉस्ट ऑडिट में जो ऑडिटर होता है वो लागत लेखों से संबंधित सारी जांच करता है कि जो प्रक्रिया है, लागत प्रक्रिया अपनाई गई है, विभिन्न प्रक्रियाओं पर अलग अलग स्टेप पर अलग अलग चरणों में जो व्यय हुए हैं, अगर ठेके हैं तो ठेकों का प्रत्येक स्तर पर कहाँ तक कार्य हुआ, मूल्यांकन सही हुआ है कि नहीं ठेकों का, इसकी जांच की जाती है। लेकिन प्रबंधकीय अंकेक्षक जो रहता है वो उद्देश्यों और कार्यों की जांच करता है। वो ये जांच करता है कि संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य है और उसके अलावा जो विभागीय उद्देश्य है, हमारे हर विभाग के अपने अपने उद्देश्य होते हैं, लेकिन विभागीय उद्देश्य जो है वो प्रमुख उद्देश्य के विपरीत नहीं जाने चाहिए। हर विभाग अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने एक्शंस ले सकता है, लेकिन ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकता है जो प्रमुख उद्देश्य के विपरीत हो। तो इसकी जांच की जाती है कि सभी उद्देश्यों में और कार्यों में समन्वय है कि नहीं। ठीक है। इसमें लागत अंकेक्षण जो रहता है, अंकेक्षक जो रहता है, उसकी एक विशेष योग्यता होती है, वो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन प्रबंध अंकेक्षक वो व्यक्ति होता है जिसको प्रबंधकीय नियंत्रण, उत्पादन नियोजन, नियंत्रण, संगठन ढांचे का और संगठन प्रक्रिया का पूरा नॉलेज हो और उचित उसको ज्ञान हो। कॉस्ट ऑडिट जो है ये वैधानिक रूप से अनिवार्य होता है, मतलब उसको जहाँ पे भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं तो वहाँ पे इसकी अनिवार्यता होती है और उसको सरकारी नियंत्रण और नियमों के अधीन उस ऑडिट को करवाया ही जाता है। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट के लिए कोई भी अनिवार्यता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि ये अपनी कुशलता जांचने के लिए या उसकी कुशलता को बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट की कुशलता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का ऑडिट करवाया जाता है। तो यूजुअली जो कॉस्ट ऑडिटर जो होते हैं ना वो एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट ऑडिटर्स, लागत लेखापाल जो रहते हैं उनके द्वारा होता है। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो कॉस्ट ऑडिटर के द्वारा नहीं होता है, उसके लिए एक स्वतंत्र और योग्य व्यक्ति होता है और ऑडिटर 2 से अधिक भी हो सकते हैं। इसके लिए किसी फर्म की भी सहायता ली जा सकती है जो प्रबंधकीय प्रक्रियाओं और प्रबंधकीय क्रियाओं के मूल्यांकन में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी हेल्प ली जाती है। कॉस्ट ऑडिटर जो है उसको जो अपनी रिपोर्ट देनी होती है उसको अपनी रिपोर्ट विधान के द्वारा निर्धारित समय सीमा, मतलब जो टाइम निर्धारित किया गया है उस समय सीमा के अधीन ही कॉस्ट ऑडिटर जो है उसको अपनी रिपोर्ट देनी होती है। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिटर के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है कि इतने समय में आपको अपनी रिपोर्ट देनी ही है या ईयरली रिपोर्ट देनी है, ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। तो ये बेसिकली कॉस्ट और मैनेजमेंट ऑडिट की कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको अगर हम अंतर पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं तो कंसेप्ट और क्लियर हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट ऑडिटर रहता है, प्रबंधकीय अंकेक्षक जो रहता है, वो जब अब उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, बहुत ही जैसे उसकी योग्यता जो है उसमें क्या होना चाहिए, मेन तो उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि संगठन की उद्देश्य और
समस्याओं को समझने की योग्यता, मतलब जो उद्देश्य हैं वो परिभाषित हैं कि नहीं। प्रत्येक विभाग के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संगठन के प्रमुख उद्देश्य के विपरीत नहीं हो तो उसको एनालिसिस करने का पावर होना चाहिए और उसको सूक्ष्म रूप से जानकारी लेनी चाहिए प्रत्येक चीज़ की कि वो है कि नहीं। फिर उसके अलावा जो व्यावसायिक समस्याएं रहती हैं प्रत्येक स्तर पर, विभागीय स्तर पर समस्याएं रहती हैं या उच्च स्तर पर प्रबंधकों की समस्याएं रहती हैं या लोअर लेवल पे, हर स्तर पर जो समस्याएं हैं, उत्पादन की समस्याएं हैं, नीति निर्माण की समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को समझने की योग्यता होनी चाहिए। तभी वो उन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय दे सकता है। इसके अलावा संगठन का जो कार्य क्षेत्र होता है, जो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कार्य क्षेत्र भी समझना चाहिए कि ये संगठन जो है वो किस किस लेवल पे काम कर रहा है और कहाँ कहाँ पर इसके इसके उद्देश्यों को डिफाइन किया गया है, संगठन के उद्देश्यों को, जिसमें हम विभागीकरण भी देखते हैं, अधिकारों का हस्तांतरण या भारार्पण जो होता है, दायित्व जो रहते हैं, उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि नहीं संगठन के अंतर्गत। पद संरचना जो है वो स्पष्ट है कि नहीं, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी वो संगठन का या प्रबंधन की कार्यकुशलता का मूल्यांकन कर पाएगा। तो इसके लिए उसको सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे मैनेजमेंट में हम उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध देखते हैं, अपवाद द्वारा प्रबंध होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था संस्था में है कि नहीं कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध जो है अगर है तो उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं, अपवाद द्वारा प्रबंध की क्या व्यवस्था है, नियोजन और नियंत्रण में तालमेल है कि नहीं, बजट जो बनाया गया है वो पिछले बजट की तुलना में इसकी क्या स्थिति है, इसको भी कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा उसको वित्तीय विवरण बनाने और संस्था के वित्तीय विवरण के अलावा अन्य विवरण बनाने के जो सिद्धांत हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, नियंत्रण के लिए और विश्लेषण के लिए उसको पूरी आधुनिक तकनीकें जो रहती है उसका पूरा पूरा उसको नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ उसको प्रबंधकीय क्रियाकलापों की जानकारी है या विश्लेषण की योग्यता नहीं होनी चाहिए। नियंत्रण के लिए या जो तकनीकें अपनाई जाती हैं उन तकनीकों का भी पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। मॉडर्न टेक्निक्स क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, सारी टेक्निक्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए ताकि वो सही तरीके से जांच कर सके और अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सके। इसके अलावा लेटेस्ट ट्रेंड में जो है लेआउट कैसा चल रहा है, संस्था यंत्रों का लेआउट कैसा चल रहा है, और किसी भी हर व्यावसायिक संस्था का लेआउट अलग अलग होता है, उसके उत्पादन और कार्य की प्रकृति के आधार पर लेआउट होता है। जैसे जो सर्विस सेक्टर वाली संस्थाएं रहती हैं उनका लेआउट अलग होगा, प्रोडक्शन सेक्टर वाली संस्थाएं होंगी उनका लेआउट अलग होगा। तो किस प्रकार के लेआउट का सिस्टम है, उसके लिए कौन कौन से यंत्रों का उपयोग होता है और यंत्रों का उपयोग प्रभावी तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसको जांचना भी आना चाहिए। ठीक है, ये भी देखना चाहिए कि जो योजनाएं बनाई गई हैं वो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, व्यवहारिक है कि नहीं, या कहाँ तक सहायक है। क्योंकि जो हमारे उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही हम बहुत सारी योजनाओं का निर्माण करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। तो वो योजना उद्देश्य प्राप्ति में कितना सहयोग दे पा रही है, कहाँ तक सार्थक है, इसकी जांच करने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा संगठन के द्वारा या व्यवसाय के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उस उत्पादन क्रिया का पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए कि क्योंकि उत्पादन की क्रिया और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है, तो उस क्रिया का जब तक नॉलेज नहीं होगा तो हम उत्पादन प्रबंधन का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। उत्पादन प्रबंध का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी प्रकार उत्पादन प्रबंध के साथ साथ उसको क्रय प्रबंध, विक्रय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, रिसर्च, मार्केटिंग, सारे प्रबंधन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होने के साथ साथ उसकी मूल्यांकन की भी क्षमता होनी चाहिए कि वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं, कहाँ तक ये उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक है।
इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का सेवी वर्गीय प्रबंध। उसके बारे में जो हमारे कर्मचारी रहते हैं उन सब के बारे में मतलब उनकी गतिविधियां, सेवी वर्गीय विकास कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं वर्तमान में, और इस संस्था में किस प्रकार के सेवी वर्गीय विकास कार्यक्रम लागू किए जाते हैं, और कर्मचारियों की योग्यता और उनकी अनुभव और रुचि के अनुसार कार्य का आवंटन हो रहा है कि नहीं, जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको मिल रही कि नहीं, शासन के नियमानुसार सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, इन सब की जांच करने की योग्यता होनी चाहिए। जो प्रबंध अंकेक्षक रहता है उसको बहुत इजी गोइंग, नम्र, प्रसन्न चित्त या कोऑपरेटिव व्यक्ति होना चाहिए, ताकि वो हर किसी से मिलजुल के सारी सूचनाएं भी इकट्ठी कर सके, विश्लेषण भी कर सके और अपने सुझावों को सही तरीके से प्रस्तुत भी कर सके। जितने भी व्यवसाय के क्रियाकलाप होते हैं उससे संबंधित सरकारी नियम और अधिनियमों को भी जानना जरूरी है, तभी वो अपनी रिपोर्ट को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएगा। और अगर रिपोर्ट आलोचनात्मक भी है तो भी उसको इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए कि लोग उसको अन्यथा न ले। इस भाव से प्रस्तुत करना चाहिए कि वो संस्था के विकास और प्रबंधकीय कुशलता के लिए ही बनाई जा रही है। थैंक यू।